में जिस तरीके से दलित और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष बताया जा रहा है, आखिरकार उसकी असलियत क्या है, उसका इतिहास क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विपुल सिंह जी, जो इतिहासकार हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो पूरा का पूरा मामला है, आखिरकार है क्या? क्या? देखिए, ये जो कोरेगांव है, वहां पर एक स्तंभ है, जहां पर नववर्ष के पहले दिन बहुत बड़ी संख्या में महार कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं। और न केवल महार, बल्कि जो नियो बुद्धिस्ट जिसको हम कहते हैं, जो बाद में जिन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, वो लोग इकट्ठा होते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी जब एक महारों के बीच के एक लीडर थे कामले। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को 1927 में यहां आमंत्रित किया था एक गैदरिंग को संबोधित करने के लिए। तो उसी 1 जनवरी 1927 के बाद से डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हम जो महार कम्युनिटी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी महार कम्युनिटी के थे, उन्होंने ये बताया कि अब हम यहां पर एक पिलग्रिमेज हर साल किया करेंगे। और उस दिन के बाद से यहां हर साल एक मेला सा लगता है और लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कि हालांकि वो पिछले 300-400 साल के वर्षों के इतिहास से संबंधित नहीं है, जिसको कि आज लोग उससे जोड़ रहे हैं, वो है डॉक्टर अंबेडकर का 1951 में हिंदू बिल लाया जाना। और उस हिंदू बिल के एक्सेप्टेंस नहीं मिलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर का कैबिनेट से इस्तीफा दिया जाना, और फिर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बहुत सारी लोअर कास्ट कम्युनिटीज को आमंत्रित करना कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लें। ना, ये जो बुद्धिस्ट जो बने, नए बुद्धिस्ट जो बने, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस कीर्ति स्तंभ से जो कोरेगांव में है। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग, खासकर 1951 के बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर ने सब लोगों को कहा कि अब आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लें, तो पूरी संख्या में लोग महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आकर वहां पर इकट्ठा होते हैं। ना, ये जो डेवलपमेंट है पोस्ट 1951, इसी को लोग आज के संदर्भ में देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण और दलित का एक तरह का संघर्ष है और दलित असर्शन है, जिसको कि लोग दिखा भी रहे हैं कई बार टेलीविजन में, कई लोग लिख भी रहे हैं। लेकिन मैं कोरेगांव की जब हम बात करते हैं, तो वहां कोई लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था उसके बारे में? नहीं, लेकिन कोरेगांव का अगर आप इतिहास देखें, ये जो लड़ाई है वो 1818 में हुई थी। लेकिन 1818 की लड़ाई के पहले भी महाराष्ट्र का एक इतिहास है जो कोरेगांव की घटना से जुड़ा हुआ है। कोरेगांव की जो लड़ाई 1818 में हुई है, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है, उसमें महार भी थे। नाउ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक उस समय की इमर्जिंग पावर थी, जो हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। और वो कई इलाके में इस तरह से सोल्जर्स को रिक्रूट करती थी। महार शुरू से ही, शिवाजी के समय से ही एक फाइटिंग मिलिट्री कम्युनिटी थी। शिवाजी ने भी महार्स को रिक्रूट किया था। इनफैक्ट शिवाजी के बाद जो उनके लोग बाद में वंशज जो आए, उन्होंने इनफैक्ट बहुत एक युद्ध था जिसमें हार हुई थी शिवाजी के पुत्र की, उसको उन्होंने संभाला था। इनफैक्ट औरंगजेब ने जब शिवाजी के पुत्र को मार दिया था, तो जो सोल्जर्स वीक पड़ने लगी, जो आर्मी वीक पड़ने लगी थी, उसमें महार एक सैनिक था, उसी ने कमांड संभाली थी। सो महारों का एक बहुत पुराना इतिहास है महाराष्ट्र में एक फाइटिंग कम्युनिटी के रूप में। तो 1818 के बाद ये जो फाइटिंग कम्युनिटी है, ये ब्रिटिश आर्मी में रही है। लेकिन अचानक से 1857 के विद्रोह के बाद आप देखते हैं कि इस महार कम्युनिटी को ब्रिटिश सरकार ने नॉन मार्शल रेस घोषित कर दिया और ये कहा कि भाई अब हम इसका रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। तो क्या वजह थी उसकी?
क्योंकि 1857 के विद्रोह में महार्स ने रिवोल्ट किया था, वो म्यूटिनी में वो शामिल हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार जो है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जिस कम्युनिटी ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो सबको नॉन मार्शल घोषित कर दिया था। तो महार्स के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। और 19वीं शताब्दी के अंत आते आते ये जो काम्बले एक महारों के रूप में लीडर इमर्ज करते हैं, उनकी यही डिमांड रही थी कि महारों को फिर से वो पुराना स्टेटस दिया जाए, उनको क्यों नहीं रिक्रूट किया जा रहा है। सो बेसिकली उनका जो ये संघर्ष था, ये जो मूवमेंट था, ये ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महारों को फिर से पुराना स्टेटस दिलाने की बात कर रहे थे, और उसी स्टेटस के लिए उनका ये मूवमेंट आगे बढ़ा है, जो 1927 में जाके जब ये मेमोरियल 1 जनवरी में एक पिलग्रिमेज के रूप में स्थापित होता है तो फिर उससे एसोसिएट किया जाता है। सर, जो चीज समझ में आ रही है वो ये एक बात समझ में आ रही है, शिवाजी के आर्मी में भी शामिल थे महार। महार एक लड़ाका कौम हुआ करती थी, लड़ाका जाति हुआ करती थी जो सेना में शामिल रहती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अपनी फौज थी उसमें भी शामिल थे। तो ये जो कोरेगांव की लड़ाई हुई थी, इसमें जो है क्या क्या हुआ था, इसके बारे में बताएं। कोरेगांव की जो लड़ाई हुई, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्वीन का ये सेना नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो सेना थी वो चारों तरफ इसी तरह से किसी तरह कोशिश कर रही थी कि सोल्जर्स उसके सेना में शामिल हो, और बहुत से सोल्जर्स डिफरेंट इलाके से ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो रहे थे। उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटी जो महारों के अतिरिक्त जो बॉम्बे इन्फेंट्री में शामिल हुई थी, वो थी पूर्वियों की, जो उज्जैनिया राजपूत के नाम से जाने जाते हैं और जो भोजपुर इलाके से आज के आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स था बॉम्बे इन्फेंट्री का। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अपना पूना वाला जो क्षेत्र है उसमें ये मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। मराठा उस समय पेशवाओं के हाथ में है। पेशवा बाजीराव टू जो है उस समय उनकी बहुत बड़ी सेना है, वो युद्ध लड़ते हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स कहा जाता है कि उस समय उनकी आर्मी बहुत छोटी सी थी, लेकिन समहाउ उस युद्ध में बहुत से ब्रिटिश अकाउंट्स ये कहते हैं कि उस युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पेशवाओं की हार हुई थी। पेशवाओं के वीक पड़ने के कुछ अदर रीजंस भी थे। तो इस बैटल से केवल पेशवाओं के हार को जोड़ा जाना ये भी गलत है। लेकिन महारों ने जो उनका जो वैलर है, जो उनकी शिवालरी है, वो पहले से जो चली आ रही थी उसको यहां से रीस्टैब्लिश किया था। इसलिए बाद के बहुत से ब्रिटिश अकाउंट, 1818 के बाद के ब्रिटिश अकाउंट महारों को हमेशा प्रेज करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में महारों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो जैसा मैंने कहा कि 1857 का जब विद्रोह होता है और ये महार शामिल हो जाते हैं उस म्यूटिनी में, तो तुरंत ब्रिटिश परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो इस चेंज ब्रिटिश परसेप्शन को ही चैलेंज किया जा रहा है अर्ली 20th सेंचुरी में, जब ये नया महार मूवमेंट इमर्ज करता है और इस स्तंभ के आसपास पिलग्रिमेज स्टार्ट होता है। तो सर, जो महाराष्ट्र में हुआ, तो जब हिस्ट्री हम देख रहे हैं तो उसमें तो चीजें कुछ और नजर आ रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप तो इतिहासकार हैं, पीछे देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर? किस तरीके का इतिहास रचा जा रहा है? देखिए, एक तो चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि एक तरह का दलित जो महार आइडेंटिटी का असर्शन है, महार्स अपने पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं इस मूवमेंट के तहत, ये तो सामने दिख रहा है। लेकिन इसको पूरी तरह से ब्राह्मण और दलित संघर्ष या ब्राह्मण महार संघर्ष के रूप में देखना भी गलत होगा। ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये इतिहासकार के रूप में तो मैं इसके 300 साल 400 साल पुराने इतिहास के रूप में महारों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके रूप में देखता हूं। तो ये जो नया जो संघर्ष है, ये जो नया असर्शन जो आपको आज देखने में सामने आ रहा है, ये कंप्लीटली रीसेंट फिनोमेना है। और खासकर महाराष्ट्र का जो अभी करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजों को उभार के कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने की शायद कोशिश कर रही हैं।
अब मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं तो इतिहासकार हूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक एंगल है। तो ये थे हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर विपुल सिंह जी, जो बता रहे थे कि अगर महारों को हम सिर्फ ब्राह्मण वर्सेस दलित के तौर पर देखते हैं इस पूरे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं कहता है। क्योंकि महार छत्रपति शिवाजी के साथ भी खड़े थे। जब उनके पुत्र की हत्या हो जाती है, औरंगजेब हत्या कर देता है, तब जो है जो मराठों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महार खड़े हुए थे और दोबारा उनको ताकत दी।